नमस्कार, देश के नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। जब पूरी दुनिया सो रही थी, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग पूरी रात जग रहे थे, वो भी इस खौफ में कि ना जाने किस वक्त क्या हो जाए। पूरी रात क्यों ब्लैकआउट रहा पाकिस्तान के खौफ से जुड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज टॉप 9 पाकिस्तान एट डार्क एज। पाकिस्तान में शनिवार देर रात पावर ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से पूरा देश अंधेरे में डूब गया। ब्लैकआउट की जानकारी को लेकर पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री उमर अयूब ने देश को काफी देर तक धोखे में रखा। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी समेत कई शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूबे रहे। बिजली गुल होने से पाकिस्तान की इंटरनेट सेवा भी काफी बुरी तरह से प्रभावित हुई। रियल टाइम नेटवर्क डेटा की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। करीब 62% यूजर्स को ऑनलाइन सेवा के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में अचानक से 50 से 0 की गिरावट आने के बाद देश भर में ब्लैकआउट हो गया। लेकिन गड़बड़ी हुई कैसे, अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री उमर अयूब ने ट्वीट कर कहा कि तकनीकी खराबी के कारण ये परेशानी आई है। वहीं रेहम खान ने चुटकी लेते हुए कहा कि इमरान के मंत्री शेख रशीद इस मुसीबत के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराएंगे और कहेंगे कि भारत ने किसानों के प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की बत्ती गुल कर दी है। बिजली गुल होने के बाद पूरे पाकिस्तान में खौफ पसर गया। पाकिस्तान की एयरफोर्स अचानक एक्शन में आ गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बहावलपुर के आसमान में F-60 फाइटर जेट्स उतार दिए। पाकिस्तान एयरफोर्स के दूसरे फाइटर जेट्स भी रात भर आसमान में उड़ते रहे। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट जफर हिलाली ने एक टीवी शो में माना कि भारत की स्ट्राइक में 300 आतंकी मारे गए थे। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इमरान सरकार अब तक ये कहती रही है कि भारत की स्ट्राइक में एक भी आदमी की मौत नहीं हुई थी। इमरान खान को अपने ही मुल्क में डर सताने लगा है। ताजा वीडियो सामने आया है। क्वेटा में इमरान के काफिले में प्रोटोकॉल में बड़ी तब्दीली देखने को मिली है, जो जाहिर कर रहा है कि सियासी संकट में फंसे इमरान को अपनी जान का भी खतरा दिखने लगा है। FATF की बैठक से पहले आतंक पर इमरान खान ने दिखावे की कार्रवाई की है। एंटी टेरर कोर्ट ने 18 जनवरी तक अजहर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। दरअसल आतंकी मसूद अजहर पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है, जिसे लेकर आतंक के खिलाफ पाकिस्तान विश्व बिरादरी में फजीहत करवाता रहा है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतों का बोलबाला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हजारा यूनिवर्सिटी ने फरमान जारी कर छात्राओं के मेकअप करने और जीन्स पहनने पर रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटी ने लड़कियों की ज्वेलरी पहनने और हैंडबैग रखने पर भी रोक लगा दी है। तुर्की में किसने किया तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक? रूस ईरान की नजदीकियों से अमेरिका में क्यों टेंशन बढ़ गई है और हमले में बाल बाल बची इजरायली सेना? दुनिया में तबाही की हर तस्वीर आप देखिए टॉप 9 वर्ल्ड वॉर फ्रंट में। विनाश और विध्वंस की तस्वीरें तुर्की के कब्जे वाले तहरीन शहर की हैं, जहां अलबाब कैंप के पास अज्ञात ड्रोन से हमले किए गए। इस ड्रोन अटैक में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। अब तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर भेजे हैं। अमेरिकी बॉम्बर के साथ सऊदी अरब के फाइटर जेट्स ने भी मिडिल ईस्ट के आसमान में उड़ान भरी। रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 ऐसे फाइटर जेट्स ने अमेरिकी बॉम्बर को एस्कॉर्ट किया। ईरान ने समंदर में फिर अपनी ताकत दिखाई है। ईरान की नौसेना ने 700 से ज्यादा बोट और दूसरे शिप फारस की खाड़ी में एक साथ उतारे हैं और फ्लैग मार्च निकाला। ईरान ने ये फ्लैग मार्च अमेरिका की 2 बोट्स को जब्त करने के 5 साल पूरे होने के मौके पर निकाला। 12 जनवरी 2016 को अपनी सीमा के अतिक्रमण के आरोप में ईरान ने 2 अमेरिकी बोट्स को जब्त कर लिया था। इजराइल ने अपने दक्षिणी इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। इजराइल को डर है कि कासिम सुलेमानी की हत्या के बदला लेने के लिए ईरान उसे निशाना बना सकता है। अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन अटैक में जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। गाजा पट्टी में इजराइल के सुरक्षा बलों को कार धमाके के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई। गाजा में इजराइल के चेक पॉइंट के करीब एक कार तेजी से आई। इजराइल के सुरक्षा बलों ने खुद को बचाया। कार में धमाका नहीं हो पाया। हमलावर मौके से फरार हो गए। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान वेनेजुएला के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। ईरान का एक टैंकर पिछले हफ्ते वेनेजुएला पहुंचा। ईरान और वेनेजुएला दोनों देशों पर अमेरिका ने कई बैन लगाए हुए हैं। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर वेनेजुएला को हथियार और सैनिक मुहैया कराने का आरोप लगाया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने कैपिटल हिल में हुई हिंसा को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा है। मदुरो ने कहा कि कैपिटल हिल में उन्हीं लोगों ने अटैक किया जो दूसरे देशों पर अटैक करते हैं। मदुरो ने कहा कि इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया जैसे देशों में इन्हीं अमेरिकी लोगों ने हमला कर हजारों लोगों की जान ली है।
ईरान ने अपनी स्टील कंपनियों पर अमेरिकी बैन के लिए ट्रम्प प्रशासन पर निशाना साधा है। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने कहा कि ऐसे बैन की तरफदारी करने वाले इंटरनेशनल कानून की अनदेखी कर दादागिरी कर रहे हैं। जरीफ ने कहा कि ट्रम्प और उनके समर्थक अमेरिका में भी ऐसी ही दादागिरी कर रहे हैं। अमेरिका की नाराजगी के बीच रूस ने फिर ईरान का पक्ष लिया है। रूस ने कहा कि परमाणु कार्यक्रम पर ईरान के साथ सभी विवाद राजनयिक बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं। रूस ने इससे पहले कहा था कि वो अमेरिकी बैन के बाद भी ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम बेचेगा। अमेरिका में शपथ की तारीख सामने है, लेकिन ट्रंप की जिद है कि वो नहीं हटेंगे। इधर ट्रंप को दोस्त बाइडेन के होस्ट बनने को अब वो तैयार है, और बाइडेन ने किसकी तुलना नाजी से करती है। पूरी खबर आप देखिए न्यूज़ टॉप 9। ट्रंप टेंशन में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे और इस्तीफा नहीं देंगे। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी और डेमोक्रेट सीनेटर्स ट्रंप को 20 जनवरी से पहले हटाने की मांग कर रहे हैं। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के दौरान अपनी वेशभूषा को लेकर चर्चित हुए ट्रंप समर्थक जैकब एंथनी को अमेरिकी एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है। एरिजोना के रहने वाले जैकब एंथनी ने हंगामे के दौरान अपने सिर पर सींग जैसी चीज पहनी हुई थी। जैकब पर कैपिटल बिल्डिंग में जबरन घुसने और तोड़फोड़ करने का आरोप है। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने हिंसा के मामले में 36 साल के एडम जॉनसन को भी गिरफ्तार किया है। एडम कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दफ्तर में भाषण देने के लिए बनाए गए स्टैंड को लेकर भागा था। जॉनसन की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। एजेंसियों ने एडम को फ्लोरिडा से गिरफ्तार किया। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा को लेकर नया खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपब्लिकन समर्थकों को एक दिन पहले ही फोन कर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसाया जा रहा था। इस फोन कॉल में बताया गया था कि 6 जनवरी को 1 बजे कैपिटल हिल में प्रदर्शन किया जाएगा और कांग्रेस की बैठक को रोकने की कोशिश की जाएगी। कैपिटल हिल में हिंसक ट्रंप समर्थकों को काबू करने के लिए अमेरिकी एजेंसियों के बीच का विवाद भी सामने आया है। वॉशिंगटन के गवर्नर का कहना है कि रक्षा मंत्रालय ने कैपिटल बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए गार्ड्स तैनात करने में देरी की। मेयर की तरफ से फोन करने के करीब 90 मिनट के बाद मौके पर नेशनल गार्ड पहुंचे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी रहे और ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने बड़ा आरोप लगाया है। कोहेन ने कहा कि ट्रंप अपने अलावा किसी की नहीं सुनते। कोहेन ने कहा कि ट्रंप किसी का भी सम्मान नहीं करते। कोहेन ने ट्रंप को जल्द से जल्द राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग की है। ट्रंप की सहयोगी होप हिक्स अगले हफ्ते इस्तीफा दे सकती हैं। होप हिक्स ने कहा कि वो अगले हफ्ते अपना पद छोड़ देंगी। हालांकि हिक्स ने साफ किया है कि उनके इस्तीफे का संबंध 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा से नहीं है। ट्रंप के कई दूसरे सलाहकार भी अगले हफ्ते तक अपना पद छोड़ सकते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रंप की पार्टी के सीनेटर्स के निशाने पर हैं। बाइडेन ने 2 रिपब्लिकन सीनेटरों की तुलना हिटलर के मंत्री जोसेफ गोएबल्स से की थी। इसके जवाब में रिपब्लिकन सीनेटर्स ने बाइडेन को निशाना बनाया है। सीनेटरों का कहना है कि उन्होंने चुनावी धांधली को लेकर सवाल उठाए, इसलिए बाइडेन ने उन्हें नाजी बताया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस चुने गए राष्ट्रपति बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बाइडेन का न्योता स्वीकार किया है। पेंस कमला हैरिस के शपथ समारोह में भी मौजूद रहेंगे। देश में किस दिन से शुरू होगा वैक्सीनेशन? प्रधानमंत्री मोदी से देशवासियों को मुफ्त टीकाकरण की किसने की है अपील? और चीन ने भारत की वैक्सीन को लेकर क्या कहा? कोरोना और वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 वैक्सीनेशन श्योर। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। इसके बाद दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। तीसरे फेज में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविन ऐप पर अब तक करीब 80 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सभी देशवासियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने की मांग की है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग की थी कि दिल्ली और देश के सभी राज्यों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाए। बिहार में पहले चरण में 4.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। 16 जनवरी की तारीख तय होने के बाद बिहार में टीकाकरण की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले चरण में करीब 5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट मेले में कोरोना संक्रमण की सुरक्षा योजना से संतुष्ट नजर नहीं आया। कोर्ट ने मुख्य सचिव से मेले में कोरोना संक्रमण रोकने की ठोस योजना मांगी है। कोरोना के खौफ के बीच राहत की खबर। एक दिन में 11 राज्यों में संक्रमण से एक भी मौत नहीं हुई है। अब देश में एक्टिव केस सिर्फ 2.15% रह गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट घटकर 5.79% रह गया है।
भारत की वैक्सीन का चीन ने भी लोहा माना है। बेमन से ही सही चीन ये मानने पर मजबूर हो गया है कि भारत में बना टीका क्वालिटी के मामले में किसी से पीछे नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है और लेबर चार्ज में कमी और अच्छी सुविधाओं के चलते उसके टीकों की कीमत भी कम है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बढ़ते दबाव और शिपमेंट में देरी के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जल्द वैक्सीन भेजने का आग्रह किया है। ब्राजील को तत्काल 20 लाख खुराक की सप्लाई होने की उम्मीद है। ब्राजील में कोरोना से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश भारत से कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ डोज खरीदेगा। बांग्लादेश को 6 महीने तक हर महीने 50 लाख खुराक मिलेगी। भारतीय कंपनी सीरम ने यूरोपीय दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। बांग्लादेश ड्रग रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भारत से वैक्सीन आयात को मंजूरी दे दी है। भारत में कोरोना के नए वायरस के संक्रमितों की संख्या 90 तक पहुंच गई है। यूपी के मेरठ में कोरोना के नए स्ट्रेन के सबसे ज्यादा 9 मरीज हैं। कल मेरठ में 4 और सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 6 सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस बीच उत्तर प्रदेश 2.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की घेराबंदी के लिए क्या है बीजेपी का प्लान? किसने कहा बंगाल बन चुका है आतंकवादियों का पनाहगाह? और बर्ड फ्लू को लेकर क्या है ताजा अलर्ट? राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 देश प्रदेश। पश्चिम बंगाल के दौरे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा आने वाले समय में बंगाल का प्रतिनिधित्व कोयला चोर और बालू चोर नहीं करेंगे। बंगाल से हमारा इमोशनल लगाव है। यहाँ की संस्कृति का प्रतिनिधित्व हम करते हैं। नड्डा ने एक बार फिर दावा किया कि बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। धनखड़ ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। वहां अलकायदा फैल रहा है और अवैध बम बनाने का काम तेज होता जा रहा है। चुनाव के जरिए इस तस्वीर को बदलने का मौका होगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा खुलासा किया है। पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन पर नीतीश कुमार ने कहा, चुनाव के वक्त उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने ये बातें सहयोगी पार्टी बीजेपी को लेकर कही हैं। राजस्थान बीजेपी में अंदरूनी कलह सामने आने लगी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर फिर से घमासान मचा है। राज्य के कुछ समर्थकों ने अलग मंच बनाते हुए 25 जिलों में अलग संगठन खड़ा कर दिया है। कयास ये है कि तीसरे मोर्चे के तौर पर वसुंधरा और सचिन पायलट एक मंच पर नजर आ सकते हैं। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के आंदोलन का 46वां दिन है। आज सिंघू बॉर्डर पर किसान सरकार के साथ 15 जनवरी को होने वाली अगले दौर की बातचीत में शामिल होने या नहीं होने को लेकर बैठक करेंगे। उधर हरियाणा के अंबाला में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों में से एक 40 साल के किसान अमरिंदर सिंह ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। आंदोलन के दौरान अब तक ठंड और बीमारी की वजह से 40 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। टिकरी बॉर्डर पर 11 किसान विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए कानपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियातन अगले आदेश तक कानपुर चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। आज शाम तक चिड़ियाघर के बाड़ों के सभी पक्षियों को मारने का आदेश दिया गया है। जू के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस की सभी दुकानें बंद करा दी गई हैं। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली में भारी लापरवाही दिखी। निर्देश के बाद भी हौज खास पार्क खुले रहे। बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे। दवाई के छिड़काव के बाद पार्कों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था। इंडोनेशिया की नेवी ने क्रैश हुए प्लेन की लोकेशन का पता कर लिया है। समुद्र में कुछ शव भी मिले हैं। फ्लाइट नंबर SJ-182 जकार्ता एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पर हादसे का शिकार हो गई थी। विमान में 62 यात्री सवार थे। कल विमान के मलबे का कुछ टुकड़ा भी मिला था। आखिर कहां पर मिल गया है इंडोनेशिया प्लेन का मलबा? कहां अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है जनता? और क्या ड्रैगन को झटका देने के लिए ताइवान से प्रतिबंध हटाएगा अमेरिका? दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 वर्ल्ड विशेष। इंडोनेशिया की नेवी ने क्रैश हुए प्लेन की लोकेशन का पता कर लिया है। समुद्र में कुछ शव भी मिले हैं। फ्लाइट नंबर SJ-182 जकार्ता एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पर हादसे का शिकार हो गई थी। विमान में 62 यात्री सवार थे। कल विमान के मलबे का कुछ टुकड़ा भी मिला था। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन थमता नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे और प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं।
राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर चिली में हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर से सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सरकार पर विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करने का आरोप लगा है। नेपाल में राजनीति करवट लेने वाली है। प्रधानमंत्री ओली की हिटलरशाही से त्रस्त जनता राजतंत्र की मांग को लेकर सड़क पर उतर आई है। 12 जिले के सेमरा, निजगढ़ और पथलैया में बाइक रैली निकाली गई। नेपाल के झंडे के साथ राजा लाओ देश बचाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, देश बचाओ के नारे लगाए गए। चीन के शिनजियांग में एक बैटरी फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। इस फैक्ट्री में पुरानी लिथियम बैटरी को रिसाइकिल करके नई बैटरी बनाई जाती थी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एलएसी पर भारत से जारी तनातनी के बीच चीन को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रह गया है। पीएलए में सैनिकों की कमी को देखते हुए उसने खुली भर्ती का ऐलान कर दिया है। चीन के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए के राष्ट्रव्यापी भर्ती अभियान का वीडियो जारी किया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इजराइल में नेतन्याहू ने सबसे पहले वैक्सीन की पहली डोज ली थी। इजराइल में अब तक 20% आबादी को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बॉस्निया में प्रवासियों की समस्या खत्म नहीं हुई है। बर्फबारी की वजह से जो लोग पश्चिमी यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। पिछले दिनों इनके टेंट में आग तक लग गई थी। रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से टेंट और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने ऐलान किया है कि ताइवान को लेकर अमेरिकी एजेंसियों पर लगाई गई सभी पाबंदियों को खत्म किया जाता है। ताइवान के संबंधों को लेकर चीन और अमेरिका में तनातनी है। चीन ने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की धमकी दी थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।